हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेकर हम आए हैं आईटीआई सीबीटी एग्जाम 2026 फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है डीसी सर्किट। चलिए दोस्तों, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है डीसी सप्लाई में धारा अर्थात करंट की दिशा कैसी होती है? बार बार बदलती है, एक ही दिशा में बहती है, शून्य रहती है या अनियमित रहती है? तो दोस्तों, हम जानते हैं जो हमारा डीसी सप्लाई होता है उसमें करंट और वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात वह एक समान दिशा में और एक ही वैल्यू पर क्या होती है, वो चलती रहती है, चाहे वो करंट हो दोस्तों और चाहे वो वोल्टेज हो। तो दोस्तों, जो डीसी सप्लाई का जनरेशन है वो बैटरी से होता है, अर्थात डीसी सप्लाई का जो सोर्स होता है वो होता है बैटरी। और जब बैटरी बनाई जाती है तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है हमारा एनोड जो पॉजिटिव होता है और दूसरा होता है कैथोड जो नेगेटिव होता है दोस्तों। और इस बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघटय होता है। जैसे आपका H2SO4 हो गया, COSO4 हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। तो दोस्तों, जब हम इस बैटरी में लोड कनेक्ट करते हैं इस प्रकार से, तो लोड कनेक्ट होने पर इसमें जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो दोस्तों, इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक होता है और डीसी सप्लाई एक ही दिशा में होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीसी सप्लाई जो होती है वह एक ही दिशा में फ्लो होती है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा बी नंबर, एक ही दिशा में बहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, यदि डीसी सप्लाई को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा? फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, वोल्टेज शून्य हो जाएगा, करंट की दिशा बदल जाएगी या रजिस्टेंस बढ़ जाएगा? तो दोस्तों, जैसा कि हम देखे हैं, डीसी सप्लाई का जो सोर्स होता है वो बैटरी या सेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है हमारा एनोड इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है और दूसरा होता है कैथोड इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव की टर्मिनल की तरह काम करता है। और इसमें यदि हम लोड लगाते हैं तो जो करंट की सप्लाई होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल अर्थात एनोड से होके कैथोड की तरफ फ्लो होता है दोस्तों, कैथोड की तरफ फ्लो होता है दोस्तों। अब यदि हम इसको रिवर्स कर दें तो हमारा जो करंट की दिशा है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब यदि हम करंट की दिशा पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं तो करंट की दिशा हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसा कि हम सर्किट बना के देखते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स की सप्लाई है, एक बैटरी है, इसमें प्लस और माइनस है। तो इसका जो करंट फ्लो होगा वो आपका प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा इस प्रकार से। और यदि हम इसी सर्किट में यदि हम बैटरी के टर्मिनल को क्या कर दें, चेंज कर दें इस प्रकार से, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा दोस्तों वो फिर हमारा इस प्लस से इधर माइनस की तरफ हो जाएगा। तो डीसी सप्लाई को रिवर्स कर दिया जाए तो हमारा जो करंट की दिशा है वो बदल जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का वह है कि यदि डीसी सर्किट में वोल्टेज दो गुना कर दिया जाए और रजिस्टेंस समान रहे तो करंट क्या होगा? आधा होगा, दुगना होगा, समान होगा या शून्य होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें रजिस्टेंस R है और वोल्टेज सप्लाई जो डीसी वोल्टेज सप्लाई है वो है आपका डीसी बैटरी प्लस और माइनस टर्मिनल। अब देखिए दोस्तों, इसमें वोल्टेज V है और जो करंट फ्लो हो रहा मान लीजिए कितना है, I है। तो यहाँ से ओम्स लॉ के द्वारा देखते हैं कि किसी भी चालक में बहने वाला जो करंट होता है
वो दिए गए वोल्टेज सप्लाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा दोस्तों, I हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि वोल्टेज दुगना कर दिया जाए, अर्थात वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा दोस्तों। मतलब वोल्टेज को यदि हम दुगना कर देंगे, दो गुना कर देंगे, हमारा करंट भी क्या हो जाएगा दोस्तों, दो गुना हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी डीसी सर्किट में करंट 5 एम्पियर, वोल्टेज 24 वोल्ट हो तो पावर कितनी होगी? 120 वाट, 29 वाट, 19 वाट या 240 वाट। तो दोस्तों डीसी सर्किट में जो पावर का फार्मूला होता है, पावर P बराबर होता है V इंटू आई, अर्थात वोल्टेज गुणे समय। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज जो दिया है वो दिया है आपका 24 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 24, और जो करंट दिया है वो दिया है आपका 5 एम्पियर। तो ये 24 इंटू 5 मतलब 24 इंटू 5 हो जाएगा। तो पावर की वैल्यू P बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 120 वाट। पावर करंट वाट में होती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 120 वाट हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा दोस्तों। उसके बाद हम पाँचवें नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है वो है डीसी सप्लाई से संबंधित सबसे सही कथन कौन सा है? इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, इसका ध्रुवता निश्चित होती है, यह ट्रांसफार्मर से सीधे प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो हमारी डीसी सप्लाई है वह अल्टरनेटिंग चेंज नहीं होती, वह डायरेक्ट होती है, और डायरेक्ट होने से उसमें किसी प्रकार का टाइम पीरियड नहीं आता है, अर्थात फ्रिक्वेंसी जो होती है वह जीरो होती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। दोस्तों हमारा डीसी सप्लाई होता है वो डायरेक्ट सप्लाई होती है, कांस्टेंट होती है, उसकी दिशा और वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। यह ट्रांसफार्मर से सीधे प्राप्त होती है। जो हमारा डीसी सप्लाई होती है दोस्तों वो बैटरी या सेल से प्राप्त होती है, ट्रांसफार्मर से प्राप्त नहीं होती है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर। डीसी सप्लाई की जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब यदि हमारा पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव रहेगा, और जो करंट की दिशा है वो हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसकी पोलैरिटी क्या होती है दोस्तों, निश्चित होती है। तो आंसर हमारा सी नंबर होगा। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवें नंबर का वो है यदि किसी डीसी सप्लाई में वोल्टेज मौजूद है लेकिन सर्किट ओपन है तो करंट कितना होगा? अधिकतम शून्य, वोल्टेज के बराबर, रजिस्टेंस के बराबर। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें डीसी सप्लाई है V, और यहाँ पे एक रजिस्टेंस है। इस प्रकार से सर्किट है, रजिस्टेंस R हो गया और करंट कितना हो गया आपका I होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज मौजूद मौजूद है, लेकिन ये सर्किट क्या बोला, ओपन है। मान लीजिए सर्किट क्या हो गया आपका, ये ओपन है, यहाँ से क्या हो गया आपका, ओपन हो गया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव से पूरा नेगेटिव कंप्लीट करता है, लेकिन यहाँ पे सर्किट यदि ओपन रहेगा तो आपका जो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, मतलब करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज फ्लो नहीं हो पाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, शून्य होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीसी सप्लाई में कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज होने के बाद कार्य करता है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। दोस्तों जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो एनर्जी स्टोर करती है चार्ज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में दोस्तों, चार्ज के फॉर्म में। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है वो फैरड होती है। क्या होती है दोस्तों, फैरड होती है। ठीक है, और चार्ज स्टोर करती है। तो दोस्तों जब तक हम डीसी सप्लाई इसमें देंगे तो ये जब तक फुल चार्ज, ये आपका चार्ज होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा। फुल चार्ज होने के बाद दोस्तों ये एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगती है। तो आंसर हमारा ए नंबर होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी मीटर क्यों उपयोग नहीं किया जाता है?
तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो डीसी सप्लाई होती है वो हमारी डायरेक्ट सप्लाई होती है। इसमें करंट और वोल्टेज का मान डायरेक्ट होता है, किसी प्रकार से कोई परिवर्तित नहीं होती, अर्थात अल्टरनेटिंग चेंज नहीं होती, चाहे वो करंट हो और चाहे वो वोल्टेज हो। और यदि अल्टरनेटिंग चेंज नहीं होती है तो टाइम पीरियड नहीं होता, टाइम पीरियड होने का फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। टाइम पीरियड नहीं होता तो फ्रिक्वेंसी आपकी जीरो होती है। तो जब फ्रिक्वेंसी जीरो होगी तो फ्रिक्वेंसी मीटर की आवश्यकता हमारी नहीं होगी इसमें। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो होगी, इसलिए फ्रिक्वेंसी मीटर की आवश्यकता नहीं होगी। तो आंसर हमारा सी होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यदि डीसी सर्किट में पोलैरिटी उलट दी जाए तो पीएमएमसी मीटर क्या करेगा। समान रीडिंग देगा, शून्य रीडिंग देगा, उल्टी दिशा में डिफ्लेक्ट करेगा या जल जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा पीएमएमसी इसका पूरा नाम जो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। यह इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो केवल डीसी में काम करता है दोस्तों। और जो इसका डिफ्लेक्शन टॉर्क टीडी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका करंट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, करंट होता है। अर्थात यदि हम करंट को दिशा को चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी आपका चेंज होगा। तो यदि हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चेंज होगा तो इसका स्केल का जो पॉइंटर है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, उलट जाएगा, मतलब वह उल्टी दिशा में डिफ्लेक्ट करेगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो सी नंबर आंसर हमारा सही होगा दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं डीसी सर्किट में। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डीसी सर्किट में ओम का नियम लागू नहीं होता। डीसी सर्किट में ओम का नियम लागू नहीं होता यदि रेजिस्टेंस स्थिर है, टेम्परेचर स्थिर है, रेजिस्टेंस बदल रहा हो, डीसी सप्लाई हो। तो दोस्तों हम ओम्स लॉ की बात करते हैं। हमारा जो ओम्स लॉ होता है दोस्तों, इसमें इसके स्टेट में ही बोला गया है कि यदि फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, अर्थात भौतिक परिवर्तन चेंज न हो, तो भौतिक परिवर्तन में दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, टेम्परेचर स्थिर रहेगा, रेजिस्टेंस भी स्थिर रहेगा और डीसी सप्लाई भी रहती है। तो यदि आपका रेजिस्टेंस बदल रहा होगा तो वहाँ पे ओम्स लागू नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे कांस्टेंट ही होता है। क्यों, क्योंकि V प्रोपोर्शनल I होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो R इंटू आई। यहाँ पे R क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। यदि कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारा ओम्स लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत कौन सा है, रेजिस्टेंस बदल रहा हो। तो रेजिस्टेंस यदि बदलेगा तो ओम्स लागू नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो है, यदि किसी डीसी सोर्स का ईएमएफ वोल्टेज 12 वोल्ट है तथा आंतरिक रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, बाहरी प्रतिरोध 4 ओम है, तो धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पे डीसी सप्लाई का जो सोर्स है उसका जो आंतरिक रेजिस्टेंस दिया है वो दिया है कितना दोस्तों, 2 ओम दिया है। तो 2 ओम यहाँ पे हो गया। इसका वोल्टेज कितना दिया है दोस्तों, 12 वोल्ट दिया हुआ है। फिर इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो दिया है कितना दोस्तों, 4 ओम। तो यहाँ पे इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं जो I बराबर होता है वो V अपान R होता है। और यहाँ पे I इक्वल टू V कितना हो गया, 12 हो गया दोस्तों। और R यहाँ पे 2 R है, एक इंटरनल वाला 2 ओम और एक बाहरी वाला ओम 4 ओम। तो दोनों दोस्त यहाँ पे सीरीज में, इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 4 ओम और 2 ओम दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 12/6, मतलब 12/6। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली I बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 एम्पियर। तो जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर। कौन सा होगा दोस्तों, बी नंबर आंसर आपका सही होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डीसी सर्किट में फ्यूज हमेशा किस तार में लगाया जाता है, नेगेटिव लाइन, पॉजिटिव लाइन, अर्थ लाइन, किसी भी लाइन में। तो दोस्तों जो हमारा डीसी सप्लाई होती है बैटरी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रहता है। अब यहाँ से हम सर्किट बनाते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है या लोड है जो आपका आर है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन सप्लाई होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है करंट। तो यहाँ पे जो फ्यूज लगाया जाएगा हमेशा किस में लगाया जाएगा, आपका पॉजिटिव वाले वायर में लगाया जाएगा। फ्यूज जो होगा हमारा पॉजिटिव वाले वायर में लगाया जाएगा। तो हमारा जो होगा पॉजिटिव लाइन, बी नंबर आंसर हमारा सही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी चालक में धारा प्रवाहित होने के लिए आवश्यक है। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने के लिए आवश्यक है केवल प्रतिरोध, केवल पावर, केवल विभवांतर, केवल ऊर्जा। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है और यहाँ पे मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है जिससे करंट कितना फ्लो हो रहा, आई, रेजिस्टेंस आर है और एनर्जी आपका मान लीजिए यहाँ पे ई है। तो दोस्तों यदि हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स नहीं होगा तो ना तो हमारा करंट फ्लो होगा और ना ही एनर्जी, ना ही रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब तक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स विभवांतर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक सर्किट में किसी प्रकार से कोई एनर्जी या चार्ज फ्लो नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हम हमारे किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। तो जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो हमारा नया क्वेश्चन है वो है, यदि डीसी सर्किट में प्रतिरोध अनंत हो जाए तो धारा क्या होगा, अधिकतम, न्यूनतम, अनंत या दुगनी। दोस्तों आई बराबर ओम से धारा होता है बी अपान आर। अब देखिए यहाँ पे यदि आई बराबर बी अपान आर, रजिस्टेंस का मान अनंत इन्फिनेटिव होगा, तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्टेंस का मान इन्फिनेटिव होने के कारण करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब रजिस्टेंस इतना बढ़ गया कि करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, मतलब ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगा। तो आपका जो करंट होगा वो शून्य होगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नया क्वेश्चन है वो है, ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है, वृत्ताकार, परवलयाकार, सीधी रेखा, वक्र रेखा। तो दोस्तों हम जानते हैं ओम्स लॉ के द्वारा जो आपका V इज प्रोपोर्शनल I होता है, मतलब जो करंट होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना हमारा करंट बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में यदि हम ग्राफ देखते हैं, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया, ये आपका करंट का हो गया। तो देखो दोस्तों जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो एक प्रकार से क्या बनेगा दोस्तों, एक सीधी रेखा में ग्राफ बनेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है, किसी पदार्थ पर ओम का नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा, कॉपर में, एल्युमिनियम में, सिलिकॉन में और डायोड में। दोस्तों यहाँ पे कॉपर, एल्युमिनियम और नाइक्रोम ये सब क्या कौन से पदार्थ हैं, आपके चालक पदार्थ हैं। तो इन सभी में आपके ओम के नियम लागू होंगे, लेकिन सिलिकॉन जो है अर्धचालक पदार्थ होता है जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में ओम का नियम लागू नहीं होता है, तापमान स्थिर हो, प्रतिरोध स्थिर हो, तापमान बदल रहा हो, चालक धातु चालक धातु का हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओम का नियम है वो बोलता है कि फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, अर्थात जो भौतिक परिवर्तन वो चेंज ना हो। मतलब तापमान स्थिर होना चाहिए, प्रतिरोध स्थिर होना चाहिए, धातु जो हो वो चालक का हो, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे तापमान बदल रहा हो, फिजिकल कंडीशन तो कांस्टेंट बोलता है वो, लेकिन यहाँ पे बदल रहा है अर्थात इसमें लागू नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ओम के नियम का उपयोग किसकी गणना के लिए नहीं किया जा सकता है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों जो ओम का नियम होता है उसका रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, आई बराबर भी अपान आर। मतलब करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों में यदि कोई वैल्यू भी अज्ञात है और दो वैल्यू दिए हैं तो इन तीनों में से संबंध में हम किसी एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते अर्थात इसकी गणना नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है। तो दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और दूसरा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसमें आपका चालक आते हैं
और जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसमें आपके अचालक और अर्धचालक आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चालक पदार्थ में यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर। और अर्धचालक या अचालक पदार्थ होते हैं, इसमें टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, घटता है। उसे हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों चालक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और इसमें यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, हमारा दोस्तों बढ़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर चलते हैं, जो हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यदि प्रतिरोध शून्य हो जाए तो ओम का नियम के अनुसार धारा। तो ओम का नियम होता है I बराबर V अपान आर। अब यहाँ पे क्या बोला है, रेजिस्टेंस जीरो। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, I इक्वल टू V अपान जीरो। मतलब यहाँ पे आपका जो I की वैल्यू हो जाएगी वो अनंत मतलब इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी मतलब करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज डीसी सर्किट के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि यह वीडियो हमारे ITI CBT एग्जाम 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे इसी प्रकार से नए क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।